हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और PYQ हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज है हमारा पार्ट 2। तो इसके पहले पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं जो ऑलरेडी CDS में पूछे जा चुके हैं फ्रॉम हिस्ट्री। आज हम बाकी के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसको अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे और इतना अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे ताकि उस टॉपिक से वैसा क्वेश्चन अगर फ्यूचर में पूछ दे तो हम उसे कर ले जाएं। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन 26। यस, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है, इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंस वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसका आप लोग 1 मिनट का टाइम लो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, देन हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें 2 वर्ड जानने वाले हैं, एक तो ये 1937 और दूसरा इलेक्शन। अब सबसे पहले समझते हैं 1937 का इलेक्शन क्या था। यह इलेक्शन GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर हुआ था। ठीक है, पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू हुई थी। टोटल 11 प्रोविंस में 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस ने कई प्रोविंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बाद में मिनिस्ट्रीज बनाई थी। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखोगे कांग्रेस ने कहाँ कहाँ जीत हासिल की थी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो उसमें आता है मद्रास। एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ने कहाँ कहाँ जीता था, तो पहला आएगा मद्रास, देन बॉम्बे, देन यूनाइटेड प्रोविंस, provinces, then central provinces, then Bihar and Odisha। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नॉट। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया था। अब इसको हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो पंजाब में पहला देखते हैं, पंजाब और सिंध। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सर सिकंदर हयात खान सबसे बड़ी पार्टी बनी। यहाँ पे यूनियनिस्ट की पार्टी बनी थी और कांग्रेस सेकेंड पोजीशन पर रही थी। सिंध कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन विच इज़ पंजाब एंड सिंध। इन दोनों प्रोविंस में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी पंजाब एंड सिंध, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यही, पंजाब एंड सिंध। असम एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस में डॉक्टर खान साहिब के नेतृत्व में मिनिस्ट्री बनने में सफल हुई और आसाम में बाद में सरकार बनी थी। पंजाब और आसाम को देखो तो ये इनकरेक्ट होगा, आसाम नहीं था। आसाम एंड मद्रास अगेन आसाम है। देखो ये आसाम में नहीं बना था तो आसाम से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। बस इतना याद करो, बचा क्या पंजाब एंड सिंध। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इंट्रोड्यूस्ड अ वुमेन्स डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर द रानी ऑफ झांसी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आ करेक्ट। अब आप लोग बताओ इसका, आप लोग अगेन इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो।
अब इसका आंसर आई होप आप लोग को सबको पता होगा, ये क्वेश्चन में ही हमें इसका आंसर दिख ही रहा है। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हज़ारों इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था, ये बात सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आईएनए में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया था, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो कि है वुमेन डिटैचमेंट को लेके, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाई थी। ये एशिया की पहली ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट में से एक थी। इसकी कमांडर आप लोग को पता होगा, कई बार आता भी है, इसकी कमांडर थी कैप्टन लक्ष्मी LAKSHMI लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है। ये इनकी कैप्टन थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 28। नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Who among the following were referred to the theories in ancient India? अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं। एक होता है थेरा मतलब होता है एल्डर मॉन्क, ठीक है, मतलब सीनियर भिक्षु। और क्वेश्चन है थेरी का मतलब होता है एल्डर नन, ओके, विच मीन सीनियर भिक्षुनी। ये आप लोग समझ गए। तो थेरी पाली लैंग्वेज के शब्द हैं जिनका मीनिंग हमने बता दिया, ठीक है। तो अब आप लोग इसका आई होप ऑप्शन बता ही दोगे, क्या होगा। थेरी इसको क्या कहते थे, एल्डर नन इन बुद्धिज्म, ठीक है। ये वर्ड थेरी आप लोग एक बार देख लेना। ये भी PYQ हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट PYQ पे, विच इज क्वेश्चन 29। नाउ रीड दिस क्वेश्चन and try to answer it. Which member of the Servant of India Society founded the Seva Samiti at Allahabad in 1940? किसने किया था। देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या था, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता है क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना फाउंडर रहे हैं अपने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो अपने फाउंडर रहे हैं वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हैं। ईयर 1905 में पुणे में हुआ था, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसको लेके। देश की सेवा के लिए ट्रेंड सोशल वर्कर्स तैयार करने का काम करती थी ये समिति। एजुकेशनल, सोशल रिफॉर्म्स और पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देते थे ये लोग, ठीक है। अब सेवा समिति क्या थी, ये तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात हो गई। अब आते हैं सेवा समिति क्या थी। तो सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद में। और इसको फाउंड किसने किया था, तो वो रहे हैं हमारे हृदयनाथ खंजरू जी ने, ठीक है। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 30। The first Anglo-Maratha war concluded by which one of the following? अच्छा, ये अपने हिस्ट्री में अक्सर वॉर्स और ट्रीटीज पे पूछ लेता है, तो आप जब भी रिवाइज करो इनको फोकस करके करो,
ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब 1857 के पहले आप पढ़ोगे, जो भी अपने लेटर मुगल्स हो गए या फिर फ्रांस या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो भी चैप्टर रहेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आता है ना, वो एक आता है ट्रीटीज़ और वॉर किन के बीच में हुई। तो जब भी 1857 के पहले पढ़ो तो इनको प्रायोरिटी ज़्यादा देना, इसके बाद पढ़ना 1857 के बाद के इवेंट्स में फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, देन गांधीयन फेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे अक्सर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और कहीं से आए ना आए, इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बताओ आप, एंग्लो मराठा वॉर क्या था? तो एंग्लो मराठा वॉर का यहीं पर लिख दे रही हूँ, हाँ, इसका ड्यूरेशन रहा है 1775 से 1782 का, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? फॉट बिटवीन ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा कॉन्फेडरेंसी, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। अब इस ट्रीटी, अब इसका आंसर आई होप आपको याद आ ही गया होगा। तो बताओ कौन सी ट्रीटी थी? तो ट्रीटी थी द ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। इसी ट्रीटी ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को ऑफिशियली इन किया था, ठीक। अब का पहला ट्रीटी ऑफ सूरत, ये तो 1775 में था, ये इससे वॉर ख़त्म नहीं हुई थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में कर्नल अपटाउन और मराठास के बीच में हुई थी, ये भी एक टेम्परेरी सेटलमेंट ही था। अब थर्ड कन्वेक्शन ऑफ वाडेगांव, ये 1779 में हुआ था, ब्रिटिश के हार के बाद इसका साइन हुआ था, ये ब्रिटिश इसमें हार गए थे। इसमें वॉरिंग हेक्सटिन ने इसी एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, तो इससे भी वॉर ख़त्म नहीं हुई थी। तो अपना ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैटल इन विच द ट्रवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है सीडीएस में, ठीक है। इसको आप लोग एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करो। ट्रवनकोर, इसका आंसर करने की कोशिश करो आप, क्या आंसर होगा। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसमें विच बैटल, नेम द बैटल इन विच द ट्रवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, तो वो था बैटल ऑफ कोलेचल, ठीक है। तो पहली बात तो इस बैटल को समझते हैं। ये 1741 में हुआ था। कोलेचल आज प्रेजेंट का कन्याकुमारी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है। अब ये हुआ था अपने किसके बीच? तो मार्तंड वर्मा जो कि ट्रवनकोर के किंग थे वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इनके बीच में हुआ था, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल की तरफ आता है। डच आर्मी को बुरी तरीके से हराया दिया गया था। डच कमांडर जो थे उनको कैप्चर कर लिया गया था। बाद में डे लियोनी को माफ़ करके ट्रवनकोर आर्मी का कमांडर बना दिया गया था। इस जीत के बाद साउथ इंडिया में डच पावर कमज़ोर हो गई थी, ठीक है, और ट्रवनकोर एक मजबूत रीजनल पावर बन गया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। सारे PYQ बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन या रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 32, इसको ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन 32, द टाइटल ऑफ रयाजा केसरी एंड Dhyagaja Kesari were associated with which one of the following dynasties, ठीक है।
तो ये आप लोग को नाम से क्लियर हो रहा होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से रिवीजन की हुई है तो आपको ये नाम से क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर होगा सी, गजपति। ठीक है, ये याजा याजा से ये सबने याद किया था, तो ये गजपति इसका आंसर होगा। ये मिडिवल इंडिया हिस्ट्री से है। ठीक, अब देखो, अब इसके बारे में, इस डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। देखो, जो ये गजपति डायनेस्टी है, इसने उड़ीसा कलिंग पर 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में शासन किया था। ठीक है, इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं अपने कपिलेंद्र देवा। ठीक है, इसके फाउंडर रहे हैं, और इसका कैपिटल रहा है आपका कटक। ठीक है, और कुछ इस डायनेस्टी के कुछ फेमस रूलर पुरुषोत्तम देवा भी रहे हैं, और ये कपिलेंद्र देवा रहे हैं। इससे ज़्यादा इस डायनेस्टी से और ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है आपका राजाओं के बीच का शेर, यानी लायन अमॉन्ग किंग्स। और दूसरे का मतलब होता है, ये मतलब एक टाइटल है जो आपके हम्बलनेस, दया और शक्ति के लिए रॉयल टाइटल मिलता है। ठीक है, पावर के लिए रॉयल टाइटल, कि बहुत उदार हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उसके लिए ये टाइटल मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 32। Who among the following founded the Hindu Dharma Sabha in the 19th century? Try to answer it, please. Okay, so let's discuss it. इसका आंसर होगा आपका राधाकांत देव जी। इसका आंसर होगा राधाकांत देव। तो हिंदू धर्म सभा क्या थी? तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन है ये। इसकी स्थापना अपने राधाकांत देव जी ने की थी ईयर 1830 में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में इन्होंने किया था। जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशन की रक्षा करना था इनका। ब्रिटिश गवर्नमेंट और सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा किए जा रहे कुछ रिफॉर्म्स को ये अपोज करते थे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सती एबॉल्यूशन एक्ट जो था उसको भी ये अपोज करते थे। ठीक है, तो इससे राधाकांत देव जी, ये बहुत फेमस है। ये राजा राम मोहन रॉय जी का भी विरोध किए थे, बिकॉज वो सती एवोल्यूशन के सती एवोल्यूशन के साथ थे, और अपने ये उसका विरोध करते थे कि अबॉलिश नहीं होनी चाहिए थी सती प्रथा। ठीक है, तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर रहे हैं, और संस्कृत स्कॉलर भी रहे हैं, और धर्म सभा के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है। अब देखो, ये वापस क्वेश्चन आ गया। ये वापस इसलिए मैंने स्लाइड में डाला है बिकॉज ये वापस रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, और इसलिए आई होप ये आपको इसका आंसर पता ही होगा। ये कौन सा था? ट्रीटी ऑफ सालाबाई, यही आंसर होगा इसका। इसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये क्या था? 34। नेम द बैटल इन विच द त्रवणकोर किंग डिफीटेड द डच इन। देखो, ये वापस ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देख रहे हो, ट्रीटी बैटल से क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीटेड भी हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान देना जब भी रिवीजन करें। इसको हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नाउ कम टू द 36। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कल्पचर्स ऑफ सांची इज आर करेक्ट। ठीक है, तो सांची स्तूपा के बारे में सबको पता है। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको दिख रहा है वो है ये सलभंजिका। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये मतलब समझ लिया तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सलभंजिका यानी इसी को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं यक्षी। ये एक फर्टिलिटी सिंबल होता है। ठीक है, अपने भारतीय कला में, इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट में ये एक फर्टिलिटी का सिंबल होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि एक सुंदर वुमेन होंगी जो वृक्ष सला ट्री की पकड़ के उसे झुकाती हुई दिखाई देती होंगी। एक सला ट्री को ऐसे पकड़ के उसे झुकाती हुई दिखाई देंगी, ये उसका सिंबल है। ठीक है, इसी इन्हें ट्री गॉडेस यानी यक्षी, यक्षी का मतलब क्या होता है? ट्री गॉडेस भी कहा जाता है। ठीक है, या प्री बुद्धिस्ट फोल्क ट्रेडिशन से आया हुआ मोटिफ है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब इसके एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं। इन सम स्कल्पचर देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सलाभंजिका। यस, सांची के तोरण पर सलाभंजिका यक्षी की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो सांची में तो बनी हुई है भाई। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हुआ अपना? सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। द फिगर ऑफ सलाभंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक वुमेन है जो सला ट्री को पकड़ के ऐसे झुकाते हुए दिखाई देंगी। और इसका जो वो मतलब है वो क्या है? फर्टिलिटी को ये दिखाता है। ये इंडियन आर्ट्स में फर्टिलिटी का सिंबल है और इसमें एक ट्री, इनको ट्री गॉडेस भी कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ना, इसको समझ लो, इसको याद कर लो कि ये जो लोटस है, एलिफेंट को लेके कोई अगर वुमेन सराउंडेड है तो उनको कहा जाता था, लोटस वुमेन को गज लक्ष्मी, ना कि यक्षी। ठीक है, सलाभंजिका को ट्री ब्रांच पकड़े हुए दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करता है। अब आते हैं स्टेटमेंट थर्ड, विच इज द सलाभंजिका मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। अब भी हमने पढ़ा कि भाई वहीं से है। ठीक है, इसका संबंध क्या है? इसका जो अपना रिलेशन है वो फोक फर्टिलिटी कल्ट और यक्षी वर्शिप से था। यह मोटिव बुद्धिज्म से पहले का है, बाद में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1 और 3। आते हैं क्वेश्चन 37 पे। विच वन ऑफ द, ट्राई टू आंसर इट प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज्ड बाय कृष्णा देव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। ठीक है, इसका तो वन वर्ड आंसर है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। बताओ इसका आंसर। Which of the, इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स ऑप्शन होगा ए, अमुक्त मल्यादा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली है। कृष्णा देव राय जो हैं, ये कौन है? ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कृष्णा देव राय तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, और इनके अंडर में इस विजयनगर को गोल्डन एज कहा जाता था। ये टी है वैसे, गोल्डन एज का आया था इनके अंडर में, गोल्डन एज कहा जाता है किसका? अपने विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, तो अब ये देख लो, अमुक्त मल्यादा क्या है? इसका मतलब होता है ये एक तेलुगु एपिक है। ये एक तेलुगु एपिक है, यानी महाकाव्य है, जो कृष्णा देव राय ने लिखी थी। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानने वाली बात है। दूसरा ऑप्शन देख लो, जामवती कल्याणम
ये एक संस्कृत नाटक है, ठीक है, ये इनसे कोई रिलेटेड नहीं है। राया व चकमामू, ये भी कोई इनसे रिलेटेड नहीं है। फिर सत्यवाड़ू परी नाया, ये भी कोई इनसे लेना देना नहीं है, अपना यही अपना आंसर है, ठीक है। अमुक्त्य मतलब होता है, देखो ये दो वर्ड है, तो इसमें जो अमुक्त्य है ए तक, उसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने ही किताब लिखी थी, ठीक है। नाउ सॉरी, अब आते हैं क्वेश्चन 38 पे, इसको पढ़िए। क्वेश्चन 38, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो इसको, इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करने को आ गया। तो पहला ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये। अब इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करिए और ट्राई टू आंसर इट। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, CS लिख दे रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है। इसके बाद हुआ था अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 में, ठीक है। चंपारण पहले गांधी जी गए थे, उसके बाद अहमदाबाद मील स्ट्राइक, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, तो वहाँ पे गांधी जी गए थे। एंड उसके बाद वहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था। अच्छा, इसको ये याद है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? हंगर स्ट्राइक। तो ये इससे हाईलाइट हो जाता है। अपना चंपारण में क्या हुआ था? तो यहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था, ये फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक। और ये क्या है? फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा ये हुआ था आपका, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा ये हुआ था 1919 में, ठीक है। इसका जो मोटिव था फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा का, ये था रॉलेट एक्ट का अपोज करना, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। उसके बाद आता है अपना जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जिसका डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर का कहानी आप लोग को सबको पता होगा। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप लोगों ने समझ लिया। बताओ आंसर क्या होगा? तो 2 फिर 1 फिर 3, हाँ, तो ये होगा ऑप्शन बी, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 39, इसको पढ़िए, ट्राई टू आंसर इट। द ईयर 1916 इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। किस लिए इम्पॉर्टेंट है ईयर 1960? आखिर क्या हुआ था इस दिन? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है। इस साल 3 बड़े इवेंट्स हुए थे 1916 में। पहला तो लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट भी हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। थर्ड क्या हुआ था? होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, विच इज़ करेक्ट, ये तो हुआ था, अभी हमने बताया। कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था, ऑल्सो करेक्ट, अभी हमने बात की है। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग ऑफ कोर्स हुआ था, ये हुआ था। इसमें कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे होम रूल लीग में। होम रूल जब भी आए तो एनी बेसेंट का नाम चालू आ जाता है, और एनी बेसेंट ने ही बाल गंगाधर तिलक को अप्रोच किया था, उनको कांग्रेस में वापस से एंट्री दिलाई थी, ठीक है। इसमें क्या होगा? तीनों 1 2 3। अब आते हैं क्वेश्चन 40 पे। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू सीरमपुर मिशन? सीरमपुर मिशन, बताओ भाई कौन है इनमें से सीरमपुर मिशन में? सीरमपुर मिशन क्या था ये पता है? एक
बैपिस्ट क्रिश्चियन मिशन था, याद है ना। सेरमपुर मिशन क्या है, एक बैप्टिस्ट क्रिश्चियन मिशन था, ठीक है। एस्टेब्लिश 1799 सेरमपुर वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कौन किसने किया था, तो इसमें अपने फर्स्ट विलियम कैरे ये थे। विलियम कैरे फादर ऑफ मॉडर्न मिशन इन इंडिया में भी रहे। बाइबल को कई भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। ये कहाँ गया मेरा, हाँ बाइबल विलियम कैरे ने, ठीक है। और बंगाली ग्रामर और डिक्शनरी पर भी काम किया था। फिर जोशो मार्शमैन, ये मिशनरी और एजुकेशनिस्ट थे। चाइनीज़ लैंग्वेज और ट्रांसलेशन पर भी काम किया था, ठीक है। कैरी के साथ मिशनरी वर्क करते थे ये, ठीक है। तो ये भी थे। थर्ड जो आता है विलियम वॉर्ड, ये मिशनरी भी थे और प्रिंटर भी थे, ठीक। सेरमपुर प्रिंटिंग प्रेस चलाने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान था, ठीक है। ये तीनों लोग थे। लास्ट नाम जो है ये डेविड हैरी, ठीक, ये सेरमपुर मिशन के मेंबर नहीं थे। तो आपका 1 2 3 सी, ठीक। अब आता है आपका क्वेश्चन 41 ध्यान से पढ़िए इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, रुमिदई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। अशोका ने लुम्बिनी जो लॉर्ड बुद्ध का बर्थ प्लेस है वहाँ का दर्शन किया था, वहाँ विजिट किया था। और इस प्लेस को टैक्स कॉन्सेंसस भी दिया था, ठीक है। यह इंस्क्रिप्शन अशोका की बुद्ध के लिए जो भी फेथ है उसको दिखाता है। अब निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन जो नेपाल में है, अशोका ने कनाकुमुनी बुद्धा का स्तूपा को बड़ा कराया था यहाँ भी उनकी बुद्धिस्ट फेस्ट को दिखाता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो कर रहा है, माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट गिव्स एविडेंस ऑफ अ सडन चेंज इन अशोका's faith in Buddhism. No, this is absolutely incorrect. अशोका पहले ले फॉलोअर बने थे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट उन्होंने नहीं किया था, पहले वो ले फॉलोअर बने थे, बाद में धीरे धीरे बुद्धिस्ट संघ से जुड़े। बुद्धिज़्म को उन्होंने ग्रेजुअली अपनाया था, एकदम सडन चेंज नहीं हुआ था, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सडन चेंज क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही बस सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 42 पे। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गना एंड संघ। इसका तो वन वर्ड आंसर होगा भाई, कौन सा होगा, ओलिगार्की। ओलिगार्की वर्ड से हो जाना चाहिए, क्या है ये, वज्जी, ठीक है। देखो ओलिगार्की क्या है, पहले को एक तो होता है मोनार्की राजतंत्र, और ओलिगार्की क्या होता है, गना और संघ, ठीक है। कई लोग आके एक मिलकर एक शासन चलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और मिलके एक पूरे एम्पायर को चलाते हैं। और मोनार्की में क्या होता है, एक होता है वो चलाता है, ठीक है। तो उसमें ही था अपना वज्जी, ठीक। वज्जी के अपने इम्पोर्टेंट क्लेन, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लेन आता है लिच्छवी, विधेया, और फिर एक आता है जनतरिकास, ठीक। तो इसमें वज्जी हो गया, इसमें और कोई जाने वाली बात ही नहीं थी, ओलिगार्की था तो इसमें नाम आ ही जाना चाहिए था। मगध होगा नहीं, मगध भाई एक ही मगध का नाम तो दूर दूर तक ऑप्शन कोई लिख भी दिया होगा तो भाई हमको अटैक आ जाएगा, मत लिखना मगध को एक आदमी चलाता था। अवंती भाई, अवंती से संबंध है, कौशल से संबंध है, इन लोग के यहाँ एक ही चलता था। अब आता है 43। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग वाज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है,
प्रयाग प्रशस्ति को और क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को ही क्या कहा जाता है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, लोकेशन क्या है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लैंग्वेज क्या यूज की गई है? संस्कृत। स्क्रिप्ट किसमें? स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और इसके ऑथर कौन रहे हैं? ऑथर रहे हैं हरि सेना। हरि सेन किसके कोर्ट पोएट थे? ये कोर्ट पोएट थे किसके? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, ये इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त की है। इसमें उनकी मिलिट्री विक्टरीज, अपनी उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 44 पे। 44 द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। अरे भाई साहब, ये तो एकदम आ जाना चाहिए। इसमें अगर याद नहीं भी है तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाए तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, BR अम्बेडकर साहब हैं, तो वो दलित राइट्स और सोशल जस्टिस के लिए काम किया था। ठीक है, अब इनकी जो BR अम्बेडकर साहब की अगर आपको याद होगी तो इन्होंने बनाया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये बनाई थी अम्बेडकर साहब ने 1924 में। ठीक है, अब देखो, अब ज्योतिबाई फुल्ले का नाम यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिया गया है। ज्योतिबाई फुल्ले ने कौन सा बनाया था? रिवीजन होता रहेगा। सत्य शोधक समाज बनाया था 1853 में। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटी और वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया था। ठीक, अब जवाहरलाल नेहरू, अब इनका क्या था? इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर रहे थे, ये इनके बारे में। तो बच्चे कौन? EV रामास्वामी। तो इन्होंने ही क्या किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? EV रामास्वामी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45। द लोकेशन ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाई बाय। किसने आइडेंटिफाई किया था? ये NCERT में भी, ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, आपको मिल जाता है जब आप पढ़ोगे। मौर्य स्टार्ट होता है तभी मिल जाता है। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने किया था। तक्षशिला आप लोग को पता ही होगा क्या है। अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जो है, इनको एक और नाम से जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया है, ये फाउंडर रहे हैं किसके? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब? 1861 में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पतंजलि महाभाष्य। इसका आंसर करने की कोशिश करिए। तो पहला है इट मेक्स अ मेंशन ऑफ कौटिल्य। सेकेंड, इट इज अ बुक ऑन ग्रामर एंड रिफर टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इन इंसिडेंटली। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है इट मेक्स। तो देखो, महाभाष्य में कौटिल्य यानी जो चाणक्य है उनका क्लियर मेंशन नहीं मिलता है। उनका क्लियर मेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो सेकेंड है इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रामर। यस, महाभाष्य का मेन पर्पस ग्रामर एक्सप्लेन करना ही था। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 2। इसका होगा आंसर आपका 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 47 पे। इन इंडिया द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द फर्स्ट टाइम मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन। फर्स्ट टाइम मेजर अपीयरेंस कहाँ हुई थी? चंपारण, खेड़ा, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या रॉलेट सत्याग्रह? हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब साउथ अफ्रीका से इंडिया जनवरी 1915 में वो गांधी जी वापस आए थे, तो शुरू में उन्होंने भारत की सिचुएशन को समझने की कोशिश की थी। उसकी पहली बड़ी अपीयरेंस उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन सेरेमनी में की थी। ठीक है, डेट था आपका 4 फरवरी 1916, प्लेस बनारस था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आते हैं 48। स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी? हाँ, वेदास। उन्होंने वेदास से इंस्पिरेशन ली थी। The call for renewation of all volunteers associations with the British government was given during। कब दिया गया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल? कब? इसका आंसर होगा आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ही होगा। बिकॉज देखो रिन्यूएशन ऑफ वॉलेंटियर एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपनी इच्छा से किए गए सभी रिलेशंस को तोड़ देना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल को बायकॉट करना, गवर्नमेंट कॉलेज को बायकॉट करना, लॉ कोर्ट्स को बायकॉट करना, टाइटल्स एंड ऑनर वापस करना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से दूर रहना। ठीक है, तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में ही था। इसको स्टैंड बाय किया था गांधी जी ने इन विद द हेल्प ऑफ INC। ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या थे? तो एक तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, फिर जलियांवाला मैसेकर हो गया था 1919 में ही, देन खिलाफत मूवमेंट हो गई थी। ठीक है, तो बहुत लोगों ने अपने टाइटल्स वापस कर दिया था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज क्वेश्चन 50। महात्मा गांधी दांडी मार्च, अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वॉज एसोसिएटेड विथ। किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड, यानी क्या? नमक। तो दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में। लीडर महात्मा गांधी जी रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। डेस्टिनेशन क्या थी? डेस्टिनेशन क्या थी? दांडी। ठीक है, अराउंड 390 किलोमीटर। ठीक है, और दांडी मार्च क्या था? लॉ, सॉल्ट लॉ, जो नमक कानून था, उसी के अगेंस्ट में किया गया था। नमक बनाने पे जो मोनोपोली बना रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसी के अगेंस्ट में था। ये सबको पता है। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विथ आवर PYQ सीरीज। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस।